100 करोड़ रुपए के नशे का कारोबार चल रहा है और तस्करी की कोचिंग भी दी जाती है और यहाँ से कुछ लोगों का आतंक से भी रिश्ता है। आपको बता दें, एक नया कारनामा समझ में आया है पुलिस के। नूंह में पुन्हाना से देश भर में सालाना 100 करोड़ रुपए के नशे का कारोबार किया जा रहा है और साथ ही यहाँ नशा तस्करी का पाठ भी पढ़ाया जा रहा है। यहाँ लग रहे हैं तस्करी की पाठशाला की बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस और देश भर से लोग यहाँ पर जान लेने आते हैं। इससे पुलिस की चिंता बढ़ गई है और अधिकारी भी कुछ बोलने से बच रहे हैं। मुझे लगता है कोई बड़ी कार्रवाई होने की तैयारी में लगी हुई है पुलिस। न्यू पुलिस के अनुसार नशा तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 साल में 64 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए। इसमें 170 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के अनुसार झारखंड पुलिस ने खुफिया एजेंसी की मदद से हाल ही में इंडियन मुजाहिदीन के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के अलावा हरियाणा के नूह जिला स्थित पुन्हाना से ब्राउन शुगर व अन्य नशीले सामान मंगाते हैं। इनकी तस्करी जमशेदपुर के कोल्हान, कीताडीह, संजय नगर, बरमाइंस, जुगसलाई, खरकई नदी तट से बसे बस्ती के क्षेत्र, छायानगर व अन्य क्षेत्र में करते हैं। इसके लिए नशा नूह यूपी के गोरखपुर, बिहार के रास्ते झारखंड के जमशेदपुर व अन्य शहरों में पहुंचाया जाता है। तस्करी के फंड को आतंकी व देश विरोधी गतिविधियों में लगाते हैं। इन पर कड़े शिकंजा कसना चाहिए पुलिस को। पुन्हाना से है कनेक्शन। पुन्हाना काफ़ी फेमस जगह बन गई है। मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के अनुसार जमशेदपुर में गिरफ्तार इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी अबू फैजल, इरशाद, शीश महमूद, अब्दुल रहमान कटकी, दत्तकीडीह के अब्दुल समी, मसूद व अख्तर, आज़ाद के जीशान अली सहित अन्य का नूह कनेक्शन है। वह पुन्हाना से ब्राउन शुगर व अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी भी करते हैं। एसपी ने कोई जवाब नहीं दिया इस पर। इस बाबत नूह पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया जानकारी मांगी गई उनसे, तो उन्होंने कोई सटीक जवाब नहीं दिया। व्हाट्सएप पर भी मैसेज किया गया और ये पक्ष जानने की कोशिश की कि उनका क्या विचार है, इस पर कुछ बोलना चाहेंगे, तो अभी कुछ बोलने से इनकार कर दिया है। वो मामले की तह पर जाने के बाद समझेंगे क्या हो रहा है। झारखंड पुलिस ने क्या कहा? झारखंड पुलिस का कहना है कि झारखंड पुलिस ये मानती है और उनके महानिदेशक, झारखंड पुलिस के महानिदेशक अजय सिंह तो यहाँ तक कहते हैं कि पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए, डायरेक्शन दिए गए कि संगठित अपराधियों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई करें। बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की तैयारी में लगी हुई है पुलिस, स्थानीय पुलिस। जय हिंद, जय भारत। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस की यात्रा पर थे तो उन्होंने MQ-9V ड्रोन खरीदे थे और उसी से रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। सेना के ड्रोन्स में चाइनीज पार्ट्स का इस्तेमाल रोक लगा दी गई है। ये रोक लगाने का जो नोटिस है वो 8 अगस्त को जारी किया है केंद्र सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार का फैसला ये है, फ़िलहाल अमेरिका से MQ-9V ड्रोन खरीदे जा रहे हैं, उनका ही इस्तेमाल होगा। और आपको बताएं, इससे काफ़ी सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। MQ-9V ड्रोन की बारे में काफ़ी सारे जानकारी है, 1-2 जानकारी मैं अभी बताने वाला हूँ। इसमें 2 लेज़र गाइडेड AGM-114 हेलफायर मिसाइलें लगी होती हैं। सेना के इस्तेमाल के लिए भारत में बनने वाले ड्रोन्स में अब चीन में बने पार्ट्स इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। सिक्योरिटी के लिहाज से यह फैसला कुछ महीने पहले किया गया है। और आपको बताएं,
ये जानकारी 8 अगस्त को एक रिपोर्ट के माध्यम से सामने आई है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने ये फैसला दोनों देशों के बीच बने तनाव टेंशन के माहौल को देखते हुए किया है। भारत सरकार सेना को आधुनिक बनाने का काम कर रही है। इसमें मानव रहित ड्रोन या क्वाडकाप्टर ऑटोनॉमस ड्रोन के साथ ही लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाले ड्रोन भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में बने पार्ट्स इनकी जानकारी पड़ोसी देश को दे सकता है, इसलिए इसे बैन कर दिया गया है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE के डायरेक्टर वाई दिलीप के मुताबिक ADE मानव रहित स्टेल्थ ड्रोन और अधिक ऊंचाई तक उड़ने वाले ड्रोन पर वर्क कर रहे हैं। हालांकि इसमें अभी काफ़ी वक्त लगेगा। तब तक ड्रोन की कमी पूरी करने के लिए भारत अमेरिका से 31 MQ-9V ड्रोन खरीदेगा। इसी MQ-9 ड्रोन को भारत यूज किया करेगा सुरक्षा के लिहाज से। चाइनीज़ पार्ट्स खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। जितने भी चाइनीज़ पार्ट्स होते हैं खुफिया जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं, इसलिए हमारे देश की सेना को काफ़ी नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक देश की सुरक्षा से जुड़े अधिकारी चाइनीज़ पार्ट्स के इस्तेमाल से चिंतित थे। उनका मानना है कि ड्रोन के कम्युनिकेशन कैमरे, रेडियो ट्रांसमिशन और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में चीन में बने पार्ट्स लगे हैं। इनसे खुफिया जानकारी पड़ोसी देश को भेजी जा सकती है। भारत ने मिलिट्री को आधुनिक बनाने के लिए 2023-24 में लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा है। इसमें 75% हिस्सा देश में ही मिलिट्री से जुड़े सामान बनाने के लिए रिजर्व है। भारत के पास ड्रोन के पार्ट्स और सिस्टम की कमी है। सेना को छोटे ड्रोन सप्लाई करने वाले बेंगलुरु के न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के फाउंडर समीर जोशी ने बताया कि हमारे देश में बनने वाले ड्रोन में जो पार्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें से 70% पार्ट्स चीन में बने होते हैं। भारत के पास सेना के लिए स्पेशल ड्रोन वाले तकनीक और नॉलेज की अभी काफ़ी कमी है। यही वजह है कि हम इसके लिए विदेशी कंपनियों पर डिपेंडेंट हैं। बैन से लोकल ड्रोन मेकर्स पर बढ़ जाएगा लागत का प्रेशर। इस फैसले से ड्रोन बनाने वाली भारतीय फार्मा की परेशानी बढ़ गई है। जितनी भी फर्म हैं भारत की, उसकी समस्या इसलिए बढ़ गई है कि इस इंडस्ट्री को जानने वाले एक्सपर्ट का तो ये भी मानना है कि बैन से लोकल लेवल पर मिलिट्री ड्रोन बनाने की लागत काफ़ी बढ़ गई है। जो 1 लाख रुपए का ड्रोन है वो 2 लाख रुपए का मिलेगा। MQ-9V ड्रोन की क्या खासियत है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। MQ-9V ड्रोन मानव रहित और रिमोट कंट्रोल से उड़ने वाला ड्रोन है। यह 388 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लगातार 40 घंटे तक उड़ान भर सकता है। यह 11,000 किलोमीटर दूर से हमला करने में भी सक्षम है। यह ड्रोन 40,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसमें 2 लेज़र गाइडेड AGM-114 हेलफायर ये मिसाइलें हवा से ज़मीन पर सटीक हमला करने में सक्षम होती हैं। और आपको बताएं कि ये ड्रोन भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा पार्टीशन ऑफ इंडिया से संबंधित कुछ जानकारी। क्या नेहरू और पटेल ने बंटवारे में जल्दबाजी दिखाई थी? ये तो लोगों का मानना है, लेकिन उस टाइम का जो सिनेरियो था काफ़ी टिपिकल और कॉम्प्लिकेटेड था। तो जो भी हुआ था उस टाइम पर उस परिवेश में वो ठीक ही था। पटेल नेहरू रोल इन पार्टीशन ऑफ इंडिया को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बात 14-15 जून की है। और 1948 आज़ादी की सुगंध महसूस होने लगी थी। पूरा होने को था लोगों का सपना, आज़ाद भारत की, है ना, दहलीज पर रखने का सपना। हवाओं में
सांसें लेने का बरसों पुराना सपना, लेकिन एक डर भी था, क्या जिन्ना की कोशिशें सफल हो जाएंगी? देश को बांटने में फ़िरका परस्त कामयाब हो जाएंगे और राजनीति की दक्षिणपंथी राष्ट्रीय सोच की धारा हो, या फिर मध्य मार्गी कोई नहीं चाहता था कि बंटवारा हो। और आपको बताएं कि देश के दिलों में दरार पड़ चुकी थी। इसे पाटने के लिए दो तरह की कोशिशें हो रही थीं। हालांकि कांग्रेसी धारा के अगुआ लोगों का एक वर्ग मान चुका था कि इस दरार को पाटा नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने आर्यावर्त के बीच धार्मिक आधार वाली चार दीवारी बनाने की बात मान ली थी। उन्होंने इस बात के लिए अपने घुटने टेक दिए थे मुसलमानों की जिद के आगे। बेशक यह प्रस्ताव तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की उस नीति की देन था जिसके तहत मजबूरी में आज़ादी दे रही अंग्रेज सरकार बाद के दिनों में फ़ायदा उठाने की तैयारी में थी। ब्रिटिश सरकार को लगता था कि भले ही आज़ादी मिल जाए, लेकिन विभाजित राष्ट्र अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए भविष्य में अंग्रेज़ों को पूछना ही पड़ेगा कि कौन सा काम कैसे किया जाए, तब अंग्रेज फूले नहीं समाएंगे। देश का भाग्य बदलने वाली 1942 की क्रांति के युवा नायक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बंटवारे को अंग्रेज सरकार की कारस्तानी मान रहे थे। मतलब अंग्रेज सरकार ने कुछ न कुछ तो गड़बड़ की थी, उसी की मानसिकता थी। लोहिया ने विभाजन के कारणों को लेकर एक पुस्तक भी लिखी है, भारत विभाजन के गुनहगार। मतलब भारत के कौन कौन से ऐसे गुनहगार हैं जिन्होंने विभाजन में पार्टिसिपेट किया और वो जनता को बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इस पुस्तक में उन्होंने बंटवारे के लिए सिर्फ जिन्ना और उनकी राजनीति को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया, बल्कि वह इतिहास को भी इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। लोहिया मानते हैं कि 600-700 साल के बीच हिंदू मुस्लिम एकता का चाहे जितना भी पाठ पढ़ाया गया हो, लेकिन अकबर और जहांगीर के शासन को छोड़ दें तो दिलों की दरार फटी नहीं थी। और मुस्लिमों के दिलों में हिंदुओं के लिए कट्टरवाद था। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थे हिंदू। नन्हे से मुसलमान और जायज़ हिंदुओं को पसंद नहीं करते थे। अब हिंदुओं की समस्या क्या है? वो पूरे वर्ल्ड में कोई देश ही नहीं, तो वो जाए तो जाए कहाँ। भारत के हिंदू और मुसलमान एक ही इतिहास के प्रति भिन्न भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं। ऐसे हिंदू बिरले ही होंगे जो एक मुसलमान शासक या इतिहास पुरुष को अपने पुरखों के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि उसी तरह का एक मुसलमान बिरलाई होगा जो कि हिंदू इतिहास पुरुष को अपना पुरखा माने। लोहिया एक तरह से भारत विभाजन के लिए दोनों कौमों और धर्म के मानने वालों की इतिहास दृष्टि को बुनियाद मानते हैं। उनका कहना है, अगर दोनों कौमों ने इतिहास की एक जैसी व्याख्या स्वीकार की होती, समझ रहे ना आप, तो वे शांति के साथ रह रही ही होती और देश विभाजन का सवाल ही नहीं उठता। तो क्या यह मान लें कि सिर्फ इतिहास को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों का अपना अपना नज़रिया ही भारत के बंटवारे का जिम्मेदार रहा? लेकिन इससे जुड़ी ऐतिहासिक घटनाएं कुछ और भी कहती हैं। वो घटनाएं इस प्रकार से हैं कि जब विभाजन के प्रस्ताव को कांग्रेस के नेताओं ने स्वीकार कर लिया, तब गांधी नौका खाली में थे। हिंदू मुस्लिम दंगों की आग जो जल रही थी बुझाने के लिए दिल्ली से दूर रहे गांधी को विभाजन का आभास तक नहीं हुआ। उन्हें जब जानकारी मिली तो उन्होंने कठोर बयान दिया था, बंटवारे या बंटवारा राय उनकी लाश पर ही होगा। गांधी जी के इस बयान से बंटवारे को सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार कर चुके कांग्रेसी नेता हिल गए थे। 15 जून 1947 दिल्ली की तपती गर्मी मशहूर है और गर्मी की इसी दोपहर को कांग्रेस कार्य समिति वर्किंग है ना जो कमेटी है उसकी विभाजन उन्होंने जब मीटिंग में विभाजन का प्रस्ताव मंजूर कर दिया। हालांकि यह बैठक एक दिन पहले यानी 14 जून को तब शुरू हुई जब बाहर तेज तपिश भरा मौसम था और अंदर विभाजन के प्रस्ताव की तुर्शी। कार्य समिति की बैठक में सदस्यों के अलावा 2 और लोगों को बुलाया गया था। वो थे सन 1942 के आंदोलन के हीरो जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के मुताबिक बैठक में महात्मा गांधी ने बंटवारे के प्रस्ताव पर सवाल उठाया। लोहिया ने लिखा तो नहीं है, लेकिन बैठक में गांधी का जैसा सुर रहा
जैसी उनकी आवाज़ रही, जैसा उनका मत रहा, उससे लगता था कि वह भी बेबस हो चुके थे। उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में माउंट बेटन योजना की जानकारी पहले न दिए जाने के लिए सीधे वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू से सवाल पूछा। दोनों में से किसी ने उन्हें सही और सीधा जवाब नहीं दिया था। इसके पहले कि महात्मा गांधी अपनी बात पूरी कह पाते, नेहरू ने तनिक आवेश में आकर बीच में उन्हें टोका और कहा वह उनको पूरी जानकारी बराबर देते रहे। महात्मा गांधी अवाक रह गए, सरप्राइज्ड हो गए कि महात्मा गांधी ने के दोबारा दोहराने पर उन्हें विभाजन की योजना के बारे में जानकारी नहीं थी। नेहरू ने अपनी पहले कही बात को थोड़ा सा बदल दिया। उन्होंने कहा कि नोआखाली इतनी दूर है और कि वो उस योजना के बारे में विस्तार से न बता सके, है ना। उन्होंने गांधी जी को विभाजन के बारे में मोटे तौर पर लिखा था। साफ है कि महात्मा गांधी को विभाजन योजना के बारे में अंधेरे में रखा गया था, कहीं गांधी जी की बात दुनिया मान न ले। इसलिए उनके नाम लिखे पत्र को नेहरू ने बाद में प्रकाशित कराया, लेकिन लोहिया मानते रहे कि उन पत्रों में साफ कुछ भी नहीं लिखा था। झूठ था, झूठ का पुलंदा था वो पत्र। लोहिया का निष्कर्ष है कि विभाजन को लेकर पटेल और नेहरू के बंटवारे की बात पूरी तरीके से गांधी जी नहीं मानी थी और इसे एक बचकानी हरकत माना था। कार्य समिति की बैठक में गांधी जी को जब आभास हो गया कि कांग्रेस के दोनों सर्वोच्च नेताओं ने विभाजन की योजना मान ली है, तो उन्होंने कार्य समिति से अपील की कि कांग्रेस दल अपने नेताओं के किए वादे को स्वीकार कर लें। वादा यानी विभाजन का प्रस्ताव। भारत विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार करने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक का जो चित्र लोहिया ने खींचा है वह काफ़ी दिलचस्प है। लोहिया लिखते हैं कि इस बैठक में आचार्य कृपलानी की स्थिति बड़ी दयनीय थी। उस समय वह कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे। ऊँघते हुए वह कुछ झुककर इस बैठक में बैठे थे कि किसी मुद्दे पर बहस के दौरान महात्मा गांधी ने कांग्रेस के थके हुए अध्यक्ष की चर्चा की और मैंने गहरी झुंझलाहट से उनकी बाहों को जोड़ा। तब उन्होंने बताया कि वह भयानक सिरदर्द से पीड़ित थे। कृपलानी ने विभाजन के विरुद्ध कुछ नहीं बोला था, लेकिन वह विभाजन के विरोधी तो थे। तब गहरे क्षोभ और पीड़ा से भरे हुए थे। उस बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की स्थिति बहुत अजीब रही। लोहिया लिखते हैं कि इस बैठक के दौरान पूरे 2 दिनों तक हम लोगों को ठसाठस भरे कमरे के एक कोने में एक कुर्सी पर बैठे मौलाना आज़ाद लगातार अबाध गति से सिगरेट का धुआं उड़ाते रहे और एक शब्द नहीं बोले। मौलाना आज़ाद की बाद में दिनों में एक किताब प्रकाशित हुई, इंडिया विंस फ्रीडम, यानी भारत ने जीती आज़ादी। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि जब विभाजन के प्रस्ताव पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में चर्चा हुई, तब प्रस्ताव का विरोध करने वाले वह अकेले व्यक्ति थे, लेकिन भारत विभाजन के गुनहगार में लोहिया ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया। लोहिया तो यहाँ तक तंज कसते हैं कि सिगरेट के धुएं के साथ उन्होंने जिस तरह खामोशी से विभाजन को मंजूर किया, शायद उसकी ही वजह से वह दशक भर केंद्र के मंत्री रहे। लोहिया के मुताबिक कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान के बड़े भाई डॉक्टर खान के विभाजन का विरोध करने पर काफ़ी मजाक बनाया गया था। वह पहले और अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने चीखकर प्रस्ताव को पूर्णतः अव्यावहारिक बताया था। खान अब्दुल गफ्फार खान महज 2 वाक्यों में बोले। उन्होंने इस बात पर अपना दुख भी प्रकट किया था कि उनके सहयोगियों ने विभाजन की योजना स्वीकार कर लिया। उन्होंने छोटी सी विनती के रूप में कहा कि प्रस्ताव जनमत गणना के अनुसार भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के इन दोनों विकल्पों के सिवा क्या यह भी जोड़ा जा सकता है कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत चाहे तो स्वतंत्र भी रहे। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पटेल और नेहरू आक्रामक
रुख दिखाते रहे, जिसके चलते लोहिया भी उनसे भिड़ंत में हार गए। मतलब लोहिया को दोनों का यह व्यवहार तब मनोविकार लगा, मतलब मन की स्थिति खराब होना। लेकिन बाद के दिनों में उन्हें लगने लगा था कि गांधी के प्रति दोनों का अनादर दिखाना कहीं किसी लालच के चलते तो नहीं है। आखिर वह लालच क्या है? सत्ता का लालच। लोहिया इसके लिए मौलाना आज़ाद को ही विवरण का हवाला देते हैं। मौलाना ने लिखा है कि 42 के आंदोलन के दिनों में नेहरू ब्रिटिश वायसराय की काउंसिल के सदस्य के तौर पर काम करने को तैयार हो गए, जिससे ब्रिटिश योजना के तहत दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत के मंत्रिमंडल के तौर पर काम करना था। विश्व युद्ध के बाद भारत को आज़ाद कर दिया जाता और वही मंत्रिमंडल देश की कमान संभाल लेता। नेहरू की इस सोच की वजह से लोहिया मानते हैं कि उनका सुभाष चंद्र बोस का विरोध जायज़ नहीं था। उन दिनों सुभाष चंद्र बोस जापान के साथ ब्रिटिश और मित्र सेनाओं के खिलाफ लड़ रहे थे। नेहरू को सुभाष से ईर्ष्या थी। इसी ईर्ष्या बोध के चलते नेहरू ने ब्रिटिश सरकार की योजना में शामिल होने की तैयारी कर ली थी। लोहिया आखिर में इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इतिहास बोध जिन्ना की जिद के साथ साथ विभाजन के लिए जिम्मेदार भारत के बुढ़ाते नेताओं की चिंता भी रही। चिंता यह कि अगर आज़ादी का संघर्ष लंबा चला तो सत्ता के सुख से वंचित रह सकते हैं। इस तरह भारत का बंटवारा मंजूर कर लिया गया और देश की जनता को बताया गया कि ये तो मुसलमानों ने किया है। ब्रिटिश सरकार हिंदुस्तानी दिलों की दरार का फ़ायदा उठाने में कामयाब रही थी। उस टाइम पर देश के बंटवारे के लिए पटेल नेहरू ने महात्मा गांधी को छोड़ा अकेला। इस तरह पलटे जिन्ना और देश को तोड़ दिया। अब हम बताते हैं कि सारे जहां से अच्छा लिखने वाले इकबाल कैसे बन गए थे कट्टरपंथी। बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपको बताएं कि आज 10 अगस्त 2023 है, लेकिन एक शख्स तो 6000 ईयर मतलब आज से आने वाले टाइम फ्यूचर साल 6000 से लौटकर आया है। बताया कि भविष्य में कैसे दिखेगी दुनिया, जानकर हैरान रह जाएंगी। तो आजकल नए नए खुलासे हो रहे हैं साइंस के माध्यम से। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो भविष्य की यात्रा करने का दावा करते हैं। अब एक शख्स का दावा ये है कि वह साल 6000 से लौट कर आया है। इस शख्स का कहना है कि वह 3977 साल आगे की दुनिया देखकर आया है। इसके साथ ही शख्स ने कई चौंकाने वाले दावे भी किए हैं। शख्स ने टेक्नोलॉजी और बदलाव को लेकर कई दावे किए हैं। उसने कहा है कि आने वाले समय में हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। स्वघोषित टाइम ट्रैवलर के दावे पर यकीन करना मुश्किल है। शख्स ने दावा किया कि वह भविष्य देख चुका है और दुनिया के लोगों को चेतावनी दे रहा है कि शख्स ने एक वीडियो जारी भी कर दिया है। इसमें दिखाया गया है कि साल 6000 में दुनिया के शहर कैसे होंगे। हालांकि वीडियो में साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आइए जानते हैं इस शख्स ने क्या क्या दावे किए हैं, तो इसकी जानकारी आपको बताते हैं। शख्स की आवाज़ बेहद ही अजीब और वीडियो बेहद धुंधला है और इस अजीबोगरीब वीडियो में शख्स ने दावा किया है कि 1990 के दशक में एक खुफिया योजना बनाई गई थी, जिसका वह हिस्सा यह योजना को भविष्य में भेजने के लिए बनाया गया था। आपको बताएं कि शख्स ने यह भी दावा किया है कि आज से 3977 साल बाद लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले युग में जिएंगे। यहाँ पर तकनीक सरकार दवाएं मॉडर्न ज़िंदगी को पुराने जैसा बनाने का काम करेगी। उसने एक शहर की तस्वीर दिखाई जो देखने पर वाटर कलर पेंटिंग जैसा दिख रहा है और ये शहर इस बात को देख करके कुछ बात को देख करके और समझ के ये व्यक्ति रोने भी लगता है। वह कहता है कि लोगों को यह चीज़ें बकवास लगेंगी क्योंकि शायद वह भी इसी तरह की सोच रखते हैं। उनका कहना है कि वह सिर्फ लोगों को भविष्य के लिए आगाह करना चाहता है। जिस तरह से दुनिया बढ़ती जा रही है और पोल्यूशन बढ़ रहा है, टाइम ट्रैवलर यह बताते हैं कि समय रोने लगा। उसने बताया कि इस प्रयोग के दौरान अपने एक मित्र को पीछे छोड़ दिया जो कभी लौट नहीं सकेगा। हालांकि वह अच्छी तरह और खुश है, अच्छी जगह पर रह रहा है, लेकिन इस बात का दुख है कि उन्होंने भविष्य से वापस आने की कोशिश की तो लौट नहीं पाएगा। उसका कहना है कि साल 2028 तक टाइम ट्रैवल सामान्य ज्ञान हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आपको बताएं कि आज
10 अगस्त 2023 है, लेकिन एक शख्स तो 6000 ईयर मतलब आज से आने वाले टाइम फ्यूचर साल 6000 से लौटकर आया है। बताया कि भविष्य में कैसे दिखेगी दुनिया, जानकर हैरान रह जाएंगी। तो आजकल नए नए खुलासे हो रहे हैं साइंस के माध्यम से। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो भविष्य की यात्रा करने का दावा करते हैं। अब एक शख्स का दावा ये है कि वह साल 6000 से लौट कर आया है। इस शख्स का कहना है कि वह 3977 साल आगे की दुनिया देखकर आया है। इसके साथ ही शख्स ने कई चौंकाने वाले दावे भी किए हैं। शख्स ने टेक्नोलॉजी और बदलाव को लेकर कई दावे किए हैं। उसने कहा है कि आने वाले समय में हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। स्वघोषित टाइम ट्रैवलर के दावे पर यकीन करना मुश्किल है। शख्स ने दावा किया कि वह भविष्य देख चुका है और दुनिया के लोगों को चेतावनी दे रहा है कि शख्स ने एक वीडियो जारी भी कर दिया है। इसमें दिखाया गया है कि साल 6000 में दुनिया के शहर कैसे होंगे। हालांकि वीडियो में साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आइए जानते हैं इस शख्स ने क्या क्या दावे किए हैं, तो इसकी जानकारी आपको बताते हैं। शख्स की आवाज़ बेहद ही अजीब और वीडियो बेहद धुंधला है। और इस अजीबोगरीब वीडियो में शख्स ने दावा किया है कि 1990 के दशक में एक खुफिया योजना बनाई गई थी, जिसका वह हिस्सा यह योजना को भविष्य में भेजने के लिए बनाया गया था। आपको बताएं कि शख्स ने यह भी दावा किया है कि आज से 3977 साल बाद लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले युग में जिएंगे, जहाँ पर तकनीक सरकार दवाएं मॉडर्न ज़िंदगी को पुराने जैसा बनाने का काम करेगी। उसने एक शहर की तस्वीर दिखाई जो देखने पर वाटर कलर पेंटिंग जैसा दिख रहा है। और ये शहर इस बात को देख कर के कुछ बात को देख कर के और समझ के ये व्यक्ति रोने भी लगता है। वह कहता है कि लोगों को यह चीज़ें बकवास लगेंगी क्योंकि शायद वह भी इसी तरह की सोच रखते हैं। उनका कहना है कि वह सिर्फ लोगों को भविष्य के लिए आगाह करना चाहता है। जिस तरह से दुनिया बढ़ती जा रही है और पोल्यूशन बढ़ रहा है, टाइम ट्रैवलर यह बताते हैं कि समय रोने लगा। उसने बताया कि इस प्रयोग के दौरान अपने एक मित्र को पीछे छोड़ दिया जो कभी लौट नहीं सकेगा। हालांकि वह अच्छी तरह और खुश है, अच्छी जगह पर रह रहा है, लेकिन इस बात का दुख है कि उन्होंने भविष्य से वापस आने की कोशिश की तो लौट नहीं पाएगा। उसका कहना है कि साल 2028 तक टाइम ट्रैवल सामान्य ज्ञान हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।